तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, और इसका 15वां पाठ आज हम शुरू करेंगे, जो तीसरे भाग का आखिरी अध्याय होगा 15वां। और इसमें हम समझेंगे अपने संविधान के बारे में, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किनके द्वारा किया गया, और संविधान निर्माण करने वाले लोगों को क्या अपेक्षाएं थी उस संविधान से, उस संविधान को पालन करने वाले लोगों से। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय के दौरान समझेंगे। और इस अध्याय के पहला भाग आज हम शुरू करेंगे, जिसमें है उथल पुथल का दौर, वो सारा हम देखेंगे। तो आप जानते हैं निश्चित रूप से उथल पुथल का दौर था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही उसका विभाजन भी कर दिया गया था। तो कैसे उथल पुथल चल रहा था वो हमने देखा है। पिछले कुछ अध्याय जो हमने पढ़े थे कि एक लंबा संघर्ष गांधी जी और अन्य नेताओं के द्वारा किया गया, आज़ादी का आंदोलन चलाया गया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। उसके बाद भारत को आज़ादी तो ज़रूर मिली, लेकिन साथ ही उसके टुकड़े भी कर दिए गए थे। किस तरह भारत में दंगे फैले हुए थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, जो ये 15वां पाठ है इसको। तो देखिए बच्चों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को सब कुछ बना दिया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसी दिन उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसे लागू बाद में किया गया। बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 इसमें भाग हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हैं। हालांकि जब बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़कर अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। अमेरिका का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं 395, 22 इसमें भाग हो जाते हैं और 12 इसमें अनुसूचियां हो जाती हैं। आगे बात करते हैं तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने लगातार बैठकें की, सभाएं की। सभाओं में एक एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती थी, और उस चर्चा के बाद जो हमारा संविधान बना, उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय लोगों की एक सभा थी, वो लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे, उनके द्वारा भारतीय संविधान को गढ़ा गया था, उसको बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब ये संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कहाँ से आई, ये भी हम आगे समझेंगे कि ये कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो लोग कौन थे। तो संविधान सभा को जो शुरुआत में संविधान सभा जब बनकर आई थी, तो एक व्यक्ति को उस संविधान सभा का, उनकी सभा होगी तो उस सभा का एक अध्यक्ष बना लिया गया था, और उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जब सभा की बैठकें शुरू हुई तो एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, यह संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, किसके द्वारा चुनी गई थी? संविधान सभा भारत की जनता के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, आगे विस्तार से हम इस पॉइंट पे चर्चा भी करेंगे। संविधान सभा विभिन्न समितियों, उप समितियों के द्वारा अपना कार्य करती थी। जो भारतीय संविधान सभा है, इसमें बहुत सारी समितियां थी, बहुत सारी उप समितियां थी, और वो सारी समितियां, उप समितियां अपना अपना काम करती थी, और सभी लोगों के द्वारा फिर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो इस तरह भारतीय संविधान के निर्माण की यात्रा रही। कुल समय कितना लगा?
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हो गया था? उससे 2 महीने पहले। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब आगे हम देख रहे हैं उथल पुथल का दौर। तो जिस समय संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी, संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, संविधान बनाने का कार्य वो कर रही थी बैठकों में, उसी दौरान भारत में बड़ा ही उथल पुथल का दौर था। ये आप जानते ही हैं कि उसी समय भारत को आज़ाद करने की घोषणा हुई थी और साथ ही में विभाजन की भी घोषणा हो गई थी कि भारत का विभाजन किया जाएगा। खूब प्रयास किए थे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को समझाने के, अन्य नेताओं ने मुस्लिम लीग को समझाने के, लेकिन वो माने नहीं थे और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। हमने पढ़ा था पिछले पाठ में। और उस सीधी कार्रवाई दिवस के बाद पूरे उत्तर भारत में दंगे फैल गए थे। तो बड़ा उथल पुथल का दौर था। एक तरफ जहां आज़ादी के उत्सव मनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था। वो अपने जीवन भर की पूंजी को छोड़ के भारत की तरफ आ रहे थे शरणार्थी बनकर। और इतने लोग भारत में आए पाकिस्तान से, हिंदू और सिख, उन्हें कहाँ बसाया जाए और शरणार्थियों को कहाँ उनको रखा जाए, इसकी बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ भारत से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे शरणार्थी बनकर, और दोनों ही तरफ के शरणार्थियों को कोई ऐसी गारंटी नहीं थी कि वो सही सलामत सीमा पार पहुंच भी जाएंगे या रास्ते में ही मार दिए जाएंगे। महिलाओं की कैसी स्थिति थी वो भी हमने अच्छे से पिछले अध्याय के दौरान पढ़ा था और समझा था। तो उसी दौरान जब संविधान का निर्माण हो रहा है, भारत में बड़ा ही उथल पुथल का दौर है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, जो कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, और उनके द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, उस आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था। देश की जनता उनके साथ थी और उनको बचाना चाहती थी। और दूसरी तरफ बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। देसी रियासतों की एक अलग ही समस्या थी। तो एक तरह से उस समय जब संविधान सभा अपना कार्य कर रही है संविधान बनाने के लिए, उस समय भारत में बड़ा ही उथल पुथल का दौर था। वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी था। मतलब महान आशाओं का क्षण भी था। देश आज़ाद हो रहा है, लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन साथ ही देश का विभाजन हो गया था, इतनी मारकाट मची हुई थी देश में। तो कुछ मोहभंग का समय भी था। बहुत सारे लोग आज़ादी के उत्सवों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। खुद गांधी जी कलकत्ता में जो विद्रोही लोग थे, जहां दंगे हो रहे थे, उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और आज़ादी के किसी भी उत्सव में वो शामिल नहीं हो रहे थे। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1946 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ ही देश को विभाजित भी कर दिया गया था। भारत से तोड़ के पाकिस्तान बना दिया गया था। देश का विभाजन भी हो गया था। साथ ही अगस्त 1946 में कलकत्ता से शुरू हुई हिंसा पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। तो अगस्त 1946 16 अगस्त का वो दिन था जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला किया था, और उसके बाद कलकत्ता से हिंसा शुरू हुई और पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। बहुत सारे शरणार्थी, मुसलमान तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे और पाकिस्तान से हिंदू और सिख भारत की तरफ आ रहे थे। तो करोड़ों शरणार्थी बेघर हो गए थे। वो इधर उधर जा रहे थे सीमाओं के आर पार। इनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक पहुँचे या बीच रास्ते में ही
मार दिए गए। मतलब बहुत सारे तो ऐसे थे जो मंजिल तक पहुंचे ही नहीं और बीच रास्ते में कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। ऐसा उथल पुथल का दौर था। एक और जो समस्या थी वो थी देसी रियासतों की समस्या। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि भारत इस समय दो तरह का था, एक तो ब्रिटिश भारत, एक रियासती भारत। कुछ वो क्षेत्र था जहां पर सीधा अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेज अपनी कानून व्यवस्था लागू करते थे। साथ ही भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां राजाओं का शासन था, जैसे एक हैदराबाद लें, जम्मू कश्मीर, अपने राजस्थान में ही हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर, ये सब अलग अलग राजाओं के क्षेत्र थे। राजस्थान में केवल अजमेर को छोड़कर पूरा राजपूताना राजाओं के नियंत्रण में था। अंग्रेजों का सीधा शासन इन पे नहीं चलता था। हालांकि राजा भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, लेकिन बहुत तरह की आज़ादी भी राजाओं को थी। तो जब अंग्रेजों ने घोषणा की कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, भारत को आज़ाद कर रहे हैं, साथ ही भारत में से दो देश हम बनाएंगे, भारत और पाकिस्तान, तो देसी रियासतों के बारे में भी उन्होंने घोषणा की थी कि देसी रियासतें चाहे तो भारत में सम्मिलित हो जाएं और चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, और ये चाहें कि हम अलग ही रहना चाहते हैं तो वो अलग भी अपना एक देश बना सकती हैं। तो बहुत सारे राजा, रजवाड़े, नवाब ये ख्वाब देख रहे थे कि हम ना भारत और ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और अपनी अलग ही सत्ता स्थापित रखेंगे, अलग देश अपना बनाएंगे। ऐसे सपने वो देख रहे थे। तो बड़ी समस्या थी रियासतों के बारे में। तो देखिए ये क्या थी, नवजात राष्ट्र के सामने एक और गंभीर समस्या देसी रियासतों को लेकर थी, और भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग नवाबों और रजवाड़ों के अधीन था। लगभग 75% भाग राजाओं के अधीन था भारत का। आज़ादी के समय भारत में लगभग कितनी 562 छोटी बड़ी रियासतें थी। ब्रिटिश शासन में उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। अब इन सब रियासतों को कि ये भारत में मिलेंगी या पाकिस्तान में, क्योंकि ये रियासतें तो चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहें, तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाने थे। सोचो कि राजस्थान में उदयपुर एक अलग देश होता, जोधपुर एक अलग देश होता, तो कैसा लगता। इसलिए ये कठिन कार्य, इन रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाने का कार्य किसने अपने कंधे पर उठाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। उन्होंने फिर इन 562 रियासतों को एकीकृत करके भारतीय संघ का निर्माण किया था। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एक संविधान सभा के द्वारा। अब यह संविधान सभा कहाँ से आई, संविधान सभा का गठन किसने किया, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना, तो आपको पता है ना कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। 3 कैबिनेट मंत्री इंग्लैंड की तरफ से भेजे गए थे और कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि भारतीयों की एक संविधान सभा बनाई जाएगी और भारत के लिए वो संविधान का निर्माण करेगी। बहुत सारी बातें कही गई थी कि अलग से देश नहीं बनाया जाएगा, देश का विभाजन नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन योजना को तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना ने जो बात कही थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा और वो भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत में संविधान सभा के चुनाव हो गए थे 1946 में। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ध्यान देना कि हम लोगों ने, आम जनता ने, आम भारतीय ने संविधान सभा के सदस्यों को डायरेक्टली नहीं चुना था। तो कैसे चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का? तो देखिए, प्रांतीय सांसदों या प्रांतों के जो विधानमंडल थे के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तीनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है कि संविधान सभा का चुनाव किस योजना के अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो 1946 में आई थी। फिर बात कर रहे हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। हर भारतीय ने सीधा वोट नहीं डाला था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। तो किसने चुना था?
प्रांतों के चुनाव हुए थे भारत में 1945-46 में प्रांतीय विधानमंडलों के, और प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे उनके द्वारा फिर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो समझेंगे इस चीज को आगे। अतः भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव भारतीय लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय लोगों ने ही किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। समझिए इस चीज को कि कैसे किया, यहां समझेंगे हम कि भारतीय लोग हैं, भारतीय जनता है, और भारतीय जनता ने 1945-46 में वोट डाल के किनको चुना था? राज्यों के विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को। जैसे आज हम जिसको विधायक कहते हैं ना, उन विधायकों की तरह जो सदस्य होते थे उनको चुन लिया भारतीय जनता ने। और उसके बाद उस विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किसका चुनाव किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। और ये संविधान सभा के चुनाव किसके द्वारा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया गया? विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। तो ध्यान रहे कि भारतीय जनता ने तो इनको चुना और इन्होंने फिर इनको चुन दिया, संविधान सभा के सदस्यों को चुन दिया। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य, इनके पीछे किसकी शक्ति थी? तो भारतीय जनता की शक्ति थी। भारतीय जनता का ही हाथ है इनके चुनाव के पीछे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रहे, संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया था कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। इन 389 में से 296 सदस्य तो निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे 296। तो भारत में जो रियासतें थी लगभग 562, उन रियासतों में राजा का शासन होता था और वहाँ कोई चुनाव होते ही नहीं थे। इसलिए वहाँ पर सदस्यों को चुनने का अधिकार, वो लोग भी संविधान सभा में अपना सदस्य भेजेंगे, रियासतों के राजा भी। तो वहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, मतलब रियासतों की तरफ से 93 सदस्य भेजे जाने थे संविधान सभा में। उन 93 सदस्यों के चुनाव नहीं हुए थे। राजा के द्वारा अपनी मर्जी से किसी भी सदस्य को अपनी तरफ से भेज दिया गया था संविधान सभा में। तो 93 सदस्य कैसे थे? मनोनीत, जो कि रियासतों के राजाओं और नवाबों के द्वारा भेज दिए गए थे बिना चुनाव के। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में कुल सदस्य 389, जिनमें से 296 निर्वाचित हुए थे जिनका चुनाव हुआ था, और 93 सदस्य रियासतों के द्वारा भेजे गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से तो कितने हो गए? 296, और देसी रियासतों से कितने हो गए? 93। तो कुल मिला के चुनाव कितने होंगे? 296। अब बात कर रहे हैं कि प्रांतों के 296 में से कुछ सीटें रिजर्व की गई थी। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पृथक निर्वाचक मंडल होते थे। मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती थी, सिखों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होती थी। तो वो सीटें किस प्रकार से थी? 296 सीटों पर चुनाव होने हैं, ये आप समझ गए। इनमें से 213 तो सामान्य सीटें थी जहां कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है। 79 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी कि यहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, और 4 सीटें सिखों के लिए रिजर्व थी कि यहाँ से केवल सिख ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप इन सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं। तो जब चुनाव हुए 296 सीटों के लिए, तो उनमें से 208 सीटें तो किसने जीती? कांग्रेस ने। 73 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। और सिख और अन्य लोग मिलाकर कितने थे? 15। और इस तरह से कितने सदस्य हो गए जो निर्वाचित थे? 296। 296 में से सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास थी? कांग्रेस के पास। इसका मतलब अतः नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी थी। सबसे ज़्यादा सीटों के साथ संविधान सभा में कौन सी पार्टी खड़ी थी? कांग्रेस खड़ी थी। और मुसलमानों के पास, मुस्लिम लीग के पास कितनी सीटें थी? 73 सीटें ही
थी, तो मुस्लिम लीग को लगने लग गया कि संविधान सभा में जो संविधान बनाया जाएगा उसमें कांग्रेस का बहुमत है, तो सारे कानून हिंदुओं के पक्ष में बनाए जाएंगे, मुसलमानों के पक्ष में कानून नहीं बनाए जाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और उन्होंने मांग की कि हमारी एक अलग संविधान सभा बनाइए मुसलमानों की, और अलग देश की मांग भी फिर उन्होंने जारी रखी। तो देखिए, अतः मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया और अलग संविधान सभा की मांग की, और साथ ही पृथक देश पाकिस्तान की मांग भी उनकी जारी रही। तो कुल मिला के मुस्लिम लीग को संविधान सभा में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें थी, कांग्रेस का बहुमत था। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी तो वो कहती थी, और इसलिए फिर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, अलग से संविधान सभा बनाने की मांग की मुसलमानों के लिए, और साथ ही अलग देश की मांग उनकी जारी रही। तो आगे देखते हैं कि संविधान सभा अपना कार्य किस तरह कर रही है। वो देखते हैं कि संविधान सभा में सभी कांग्रेस सदस्य भी एकमत नहीं थे। कुल मिला के 213 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी संविधान सभा में, 213 जो अनारक्षित थी सामान्य सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, ये अभी हमने समझा है। तो जो 208 कांग्रेस के सदस्य थे वो भी हर मुद्दे पर एकमत नहीं थे कि नया संविधान कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए। इन चीज़ों पर जब बहस होती थी तो सभी कांग्रेस के सदस्य भी एकमत नहीं होते थे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर वो एकमत नहीं थे? तो देखिए, कई मुद्दों पर सदस्यों के भिन्न मत थे, जैसे समाजवाद। समाजवाद से क्या तात्पर्य है? तो देखो, समाजवाद को थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कि समाजवाद कहता है कि देश में उत्पादन और वितरण के जो साधन है उन पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, खनन वगैरह है, जिनसे भी देश की इनकम होती है, वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। और उनसे जो कमाई होती है, फैक्ट्रियों, उद्योगों, खनन वगैरह से जो भी कमाई होती है वो सभी लोगों में समान रूप से बटे, ना कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो ना कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो। उसे कहते हैं समाजवाद या समाजवादी विचारधारा। हमने क्या होती है ये यहाँ पे समझा। तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत देश में भी समाजवादी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन इस बात पे फिर बहस हुई तो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थान दिया गया है। फिर बहस होती है जमींदारी व्यवस्था पर। भारत में जमींदारी व्यवस्था हमने पढ़ा था इसी पुस्तक के कुछ पिछले अध्यायों में कि बंगाल में जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में बहुत सारे जमींदार वो होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। वो खुद अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करते थे, बल्कि किसानों को किराए पे देकर खेती करवाते थे और फिर उनसे बहुत सारा हिस्सा उस फसल का प्राप्त कर लेते थे। तो जमींदारी व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए या उसे बनाए रखना चाहिए, या ख़त्म हो तो किस तरह से हो, इस मुद्दे पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में बातचीत की, चर्चाएं की। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा था कि बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य कहते थे कि भारतीय देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, बल्कि वो सभी धर्मों को बराबर मानती हो, सभी धर्मों को बराबर महत्व देता हो, वो देश होता है धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, या कुछ लोग कहते थे किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। तो इस तरह इस मुद्दे पर भी लंबी चर्चाएं और बहस हुई। तो कांग्रेस के जो सदस्य थे वो आपस में चर्चा करके समाधान निकालना सीख गए थे। कैसे? तो देखिए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। कांग्रेसी लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया था अंग्रेजों के साथ में मिलकर सभी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से। तो उस दौरान उन्होंने इतना तो सीख लिया था कि किसी भी मुद्दे पर अगर मतभेद है तो आपसी विचार विमर्श, आपसी चर्चा करके वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। और ऐसा ही कहाँ हुआ? संविधान सभा में भी। संविधान सभा में हुई
चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। संविधान सभा में जितने भी चर्चाएं होती थी वो फिर दूसरे दिन अखबारों में छपती थी। अखबारों में लोग पढ़ते थे कि संविधान सभा ने इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाया है। फिर जनता आपस में चर्चाएं करती थी और इस तरह वो लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भी जनता के विचारों से प्रभावित होते थे। वो भी अपने घर जाते थे, आम लोगों से मिलते थे, तो जनता क्या सोच रही है इन मुद्दों के बारे में। तो संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं वो जनमत से भी प्रभावित होती थी। और यहाँ तक कि संविधान सभा ने ये भी एक प्रस्ताव निकाला था कि आम जनता के विचार भी आमंत्रित हैं इस संविधान सभा में। तो देखिए, जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। जब अखबारों में वो संविधान सभा की चर्चाएं छपती थी तो आम लोगों तक वो अखबार पहुंचते थे और आम जनता में फिर उन चीज़ों पे चर्चा होती थी संविधान सभा से बाहर। सार्वजनिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। संविधान सभा ने जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए थे कि जनता पत्र या लेटर लिख के अपने विचार यहाँ भेज सकती है कि क्या विचार हैं उनके, किस तरह, क्या उम्मीदें हैं भारत की जनता को इस नए संविधान से। तो इस तरह के विचार भी आमंत्रित किए गए थे जनमत के। भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग कर रहे थे। अब जो विचार आए लोगों की तरफ से उसमें जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, पहले तो समझिए कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। बहुसंख्यक के मुकाबले जो कम होते हैं संख्या में, उन्हें अपने धर्म, संस्कृति व भाषा की रक्षा के लिए कुछ अलग से कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। तो देखिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, ऐसी भाषाएं जिनको बोलने वाले भारत में बहुत कम थे, उनकी मांग क्या थी कि हमारी भाषा की रक्षा करो, ये उनकी मांग थी। दूसरी तरफ धार्मिक अल्पसंख्यक अपने हित सुरक्षित रखवाना चाहते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम बहुत सारे थे जो भारत से पाकिस्तान नहीं गए थे, जो भारत में ही थे, वो अपने हित सुरक्षित रखवाने चाहते थे। दूसरी तरफ सिख थे, वो अपने हित सुरक्षित रखवाना चाहते थे। तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो अपने हितों की सुरक्षा के लिए विचार प्रस्तुत कर रहे थे संविधान सभा के सामने। दलित लोग या दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। दलित लोगों की क्या उम्मीदें थी नए संविधान से, वो अपने विचार उन्होंने पत्रों के द्वारा संविधान सभा में पहुंचाए और संविधान सभा के सदस्यों ने उनके विचारों को वहां पर उठाया, उनकी मांगों को उठाया संविधान सभा के सामने। फिर उस पर लंबी चर्चाएं हुई, बहस हुई। फिर आगे समझेंगे हम कि क्या फिर उनके लिए लागू किया गया संविधान में। संविधान सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होती थी। तो चर्चाओं के द्वारा ही संविधान सभा आगे बढ़ती थी और संविधान निर्माण का कार्य फिर वो करती जाती थी। अब देखिए मुख्य आवाजें। जो संविधान सभा है इसमें 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अपना योगदान दिया। इन 6 में से 3 तो कांग्रेसी सदस्य थे और ये 3 कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये उसी समय एक अंतरिम सरकार भारत में जो कार्य कर रही थी उसके उपाध्यक्ष भी थे। और जब संविधान निर्माण करने का काम शुरू होगा तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू होगा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हम जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो हम संविधान बनाएंगे, तो उस संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, देश की जनता को क्या हमें देना चाहिए और किस तरह के दृष्टिकोण वाला संविधान हमें बनाना चाहिए, ये हमें किससे पता चलता है, उद्देश्य प्रस्ताव से, कि क्या उद्देश्य होगा हमारे संविधान का। तो हमारे संविधान का उद्देश्य होना चाहिए सबकी इच्छाएं पूरी हो। दलित चाहते थे कि हमने सालों तक शोषण चाहा है, अब आगे हमारा शोषण नहीं हो। भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा की सुरक्षा की गारंटी चाहते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते थे और भारत के नागरिकों को वो सभी अधिकार मिले जो एक लोकतंत्र
लोकतांत्रिक राज्य में होने चाहिए, वो सब होने चाहिए। और ये हमें किससे पता चलता है? उद्देश्य प्रस्ताव। तो फिर से बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव से पता चलता है कि हम जो संविधान बनाएंगे उसके उद्देश्य क्या होने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे, वो भी बात करेंगे। साथ ही नेहरू जी ने एक और प्रस्ताव पेश किया था, और वो प्रस्ताव क्या था? नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रस्ताव पेश किया था कि कौन सा होगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो कहते हैं केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो झंडा हमारा कैसा होगा, राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, ये प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और क्या कहा उन्होंने कि केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों से बना होगा, और बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा, ये राष्ट्रीय ध्वज होगा हमारा। ये प्रस्ताव भी संविधान सभा में किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर्दे के पीछे रह के बहुत सारे कार्य करते थे, बहुत सारी समितियां थी, उनको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो 562 देशी रियासतें थी उनको भारत में सम्मिलित करने का एक कठिन कार्य किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। उन्होंने, सरदार पटेल के बारे में है, उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो संविधान सभा अपना कार्य करेगी उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष के क्या कार्य होते थे? वही सारे कार्य कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद क्या कार्य करते थे? सभा में चर्चा रचनात्मक रूप ले, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। सरदार किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कि इस संविधान सभा में जो चर्चा हो वो बेकार की चर्चा नहीं हो, वो सही तरीके से रचनात्मक रूप लेती हुई चर्चा होनी चाहिए, और सभी लोगों को अपने विचार रखने और अपनी बात कहने का मौका मिले। ये जिम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो 3 तो कांग्रेसी सदस्य हो गए, और 3 गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इनके अलावा और 2 पढ़ेंगे हम। तो इन तीनों के अलावा बात कर रहे हैं, इनके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। और ये क्या कार्य करते थे? इनका कार्य था, इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति जिसको हम कहते हैं, प्रारूप समिति भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका कार्य था, कि किस तरह भारतीय संविधान लिखा जाएगा, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, किस तरह अनुसूचियां होंगी, ये सारी चीज़ें बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। वैसे तो आपने पढ़ा था, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस की विरोधी विचारधारा के सदस्य थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से इनका विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में गांधी जी ने जब देखा कि संविधान सभा बनाई जा रही है, संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत बड़े वकील हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, तो इन्हें उस समय अंतरिम सरकार में कानून मंत्री का पद दिला दिया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी के कहने पर संविधान सभा के सदस्य भी इन्हें बनाया था, और फिर इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी, प्रारूप लेखन का कार्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने किया था। वैसे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और 6 सदस्य इसमें और थे।
के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्यों में थे, भी प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो ये जो दो नाम पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी प्रारूप लेखन में B.R. अम्बेडकर की बहुत मदद की थी। कौन कौन? के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन 6 सदस्यों के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सहायता दी थी। एक थे B.N. राव। ये कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। हर कानूनी पेचीदगी जो आती थी, कानूनी बारीकियां जो आती थी, उनमें सलाह देने का कार्य कौन करते थे? संविधान सभा को सलाह देते थे, वो थे B.N. राव। तो ये भारतीय संविधान के सलाहकार थे। और दूसरे एक प्रशासनिक अधिकारी थे H.C. मुखर्जी, और ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो पहले बताओ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इन्होंने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी थे। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। ये परस्पर विरोधी विचार क्या थे? तो देखिए, देश के भावी स्वरूप पर संविधान सभा में चर्चा हुई कि देश का भावी स्वरूप कैसा होगा, कैसा देश हम बनाने जा रहे हैं, आज़ाद भारत कैसा होगा, उनके सपनों का देश कैसा होने वाला है। इस पर लंबी चर्चाएं हुई। किस तरह की सरकार होगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत की जनता, इन सब की क्या भूमिका होगी उसमें। भारतीय भाषाओं पर, भारत एक बहुत ही विशाल देश है, विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी। अल्पसंख्यक वर्ग है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी भाषाओं की स्थिति क्या रहेगी। तो इस पर भी लंबी चर्चाएं हुई। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए? तो कौन सी तो राजनीतिक व्यवस्था होगी? क्या अमेरिका के जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाएं या ब्रिटेन के जैसी संसदात्मक प्रणाली अपनाएं? इस पर लंबी चर्चा हुई और संसदात्मक प्रणाली भारत में अपनाई गई। और आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी होगी? जैसे कि समाजवादी जो नेता थे संविधान सभा में, वो मांग कर रहे थे समाजवाद से संबंधित, तो भारत में फिर लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लागू की गई थी। नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और वो कैसे नहीं, इन चीज़ों पर लंबी चर्चा भारतीय संविधान में हुई थी। तो ये हमने पढ़ा भारतीय संविधान सभा किस तरह अपना कार्य आगे बढ़ा रही थी। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगले जो भाग पढ़ेंगे उसमें हम आगे का हिस्सा कुछ इसमें पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।